Hello aspirants, welcome to Delhi Career Group Defense Academy. Every year millions of students prepare themselves for their defense exam preparations के लिए और एज यू नो जो डिफेंस हमारा सेक्टर है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड प्रेस्टिजियस पोजीशन इन द कंट्री एंड द यंगस्टर हु इंस्पायर टू चूज़ ए करियर ऑफ एक्साइटमेंट चैलेंजेस एंड एडवेंचर उनके लिए सबसे बेस्ट फील्ड है हमारी डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आज के सेशन में आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि डिफेंस सेक्टर के हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि एनडीए नेवी एयरफोर्स ये तो हम देते ही देते हैं, बट एनडीए नेवी एयरफोर्स आर्मी के अंदर बहुत सारी ऐसी सब स्ट्रीम्स भी हैं जिनकी हर साल बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं जिसके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता। और बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर या एस्पिरेंट्स के अंदर माइंड में रहता है कि हम अगर इस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या परमानेंट कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज के सेशन में मैं आपको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सभी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन से सेक्शन में अगर या कौन सी स्ट्रीम में अगर आप अपने आप को अप्लाई करते हो तो आपको परमानेंट कमीशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अगर आप रिटायरमेंट एज तक अपने आप को देश के लिए सेवा देना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, या कुछ टाइम के लिए अगर आप अपने देश के लिए सेवा देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आर्मी ने हमें या हमारी डिफेंस फोर्सेस ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है और पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ आज के सेशन के अंदर। तो ये सेशन आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आई होप आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और इसी टाइप की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में जो ये हमारा डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सेक्शन होता है स्टार्ट कैसे होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी हमारी रिक्रूटमेंट करती है कमीशन ऑफिसर्स के लिए, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एज आई ऑलरेडी सेड कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट फॉर द कमीशन ऑफिसर रैंक्स के लिए, और इसके अंदर हमारे एनडीए और एनए आते हैं जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एसएससी जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर टेक्निकल एंट्री के लिए। तो ये वो 4 ऐसे स्टेजेस हैं जो आपके यूपीएससी कंडक्ट करता है। और जो इंडियन आर्म फोर्सेस है या इंडियन मिलिट्री फोर्सेस है इसकी 4 यूनिफॉर्म सर्विसेज होती हैं, यानी 4 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और फोर्थ आती है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। Along with UPSC, Indian Army offers to join commission officer rank through non UPSC एग्ज़ाम्स के थ्रू। UPSC कमीशन के थ्रू आप जो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी आर्मी निकालता है जिसमें आप कमीशन ऑफिसर के रैंक दिए जाते हैं विदाउट UPSC एग्जामिनेशन के थ्रू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्मी बहुत आपको परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफर्स को प्रोवाइड कराता है। अगर आप परमानेंट कमीशन को चुनते हैं तो ये इसका क्या मतलब होता है कि आप अपनी रिटायरमेंट एज तक आप एज ए कमीशन ऑफिसर रैंक के थ्रू आप अपने आपको देश की सेवाएं दे सकते हैं। इसके बिहाफ में शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको एक बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी या ग्रेट ऑप्शन देता है कि अगर आप कुछ टाइम के अपने देश की सेवाएं देना चाहते हैं, आप एसएससी को चुनकर 5 साल तक एज ए कमीशन ऑफिसर के तौर पे अपने देश की सेवाएं दे सकते हैं। और उसके बाद जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है तो 5 साल के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप परमानेंट कमीशन को चुन सकते हैं, और या फिर आप 5 साल का और एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपको एक्सटेंशन नहीं लेना है, आपने अपनी तरफ से आपको लगता है कि बस अब बहुत हो गया है, अब इससे ज़्यादा मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो आप रिजाइन भी दे सकते हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों ये आपको इंडियन आर्मी ऑफर करता है। और इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं कि इसमें परमानेंट कमीशन आपको पर्टिकुलर किन के अंदर मिलता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। जो परमानेंट कमीशन होता है वो आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के थ्रू आता है, और एसएससी को अगर आप चुनते हैं तो ये आपका ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में होता है उसके थ्रू मिलता है। तो परमानेंट कमीशन के अंदर आते हैं हमारे एनडीए, डायरेक्ट एंट्री, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, यूईएस जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, और 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम जिसके ऑलरेडी अभी फॉर्म आपके निकले हैं 46 कोर्स के लिए। इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? नॉन टेक्निकल, टेक्निकल फॉर मैन और वुमेन बोथ, एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर बोथ मैन और वुमेन, ये हमारे आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन के लिए। पहले क्या होता था कि जो हमारी वुमेन डिफेंस सर्विसेज में एज ए पर्सनल वॉलेंट्री जाती थी उनको कहीं ना कहीं ये रहता था कि उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था। बट रिसेंटली 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने और इंडियन हमारी जो आर्मी है उसने वुमेन्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर परमानेंट कमीशन दे दिया है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स है जहाँ पर उनको परमानेंट कमीशन मिल गया है। 14 साल के बाद वो एज ए परमानेंट कमीशन के तौर पर रिटायर हो सकती हैं। तो इसके अंदर क्या होता था कि वुमेन को शॉर्ट सर्विस कमीशन में 3 स्ट्रीम्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी, जिसमें नॉन टेक्निकल,
ग्रेजुएट, टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएशन को वो टेन्योर को अप्लाई कर सकते थे, जिसमें आपका 10 साल का टेन्योर होता था, जो कि आपका एक्सटेंडेबल होता था 4 साल तक, यानी 14 साल तक आप सर्विस करके एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में आप वहाँ पर दे सकते थे। और इसके लिए 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई वुमेंस के लिए वहाँ पर। और अगर आपको SSC वुमेंस के अंदर अपने आप को अप्लाई करना है तो इसमें कुछ स्ट्रीम्स होती है, जिस स्ट्रीम के अंदर नोटिफिकेशन निकलता है पर्टिकुलर आपको उस स्ट्रीम में अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें आपके फाइनल ईयर BTech के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो अब वुमेंस का शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसको भी परमानेंट कमीशन के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब PBOR, जिसको बोलते हैं पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। अब ये चीज़ क्या होती है, ये भी हमारी इंडियन आर्मी के अंदर ही आती है। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आर्मी के अंदर 11 रिक्रूटमेंट ऑफिसर जोन है, 2 गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो हैं, 1 इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिसर है और 59 आर्मी रिक्रूटिंग विद अलोंग विद 47 रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, जहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रैलीज निकाली जाती है भर्ती के थ्रू। तो PBOR भी आपका जो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स है, ये भी आपकी एक रैली के थ्रू ही इसमें भर्तियां की जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपका पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर आपकी फिजिकल मेजरमेंट्स ली जाती हैं, आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है और दीज ऑल कैटेगरीज आर फॉलोड बाय योर रिटन एग्जाम्स। तो इसमें बहुत सारी डायरेक्ट भर्तियां भी निकाली जाती है, जैसे आप रिसेंटली देख रहे हैं कि आर्मी ने बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स के लिए भर्तियां भी निकाली गई हैं। तो ये सारी आपकी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स के लिए निकाली जाती हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। रिक्रूटमेंट एज ए कमीशन ऑफिसर इन एयरफोर्स इज मेनली डन बाय UPSC, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसके लिए कंडक्ट करता है एग्जाम। और इसके अलावा जैसे आपका टेक्निकल ब्रांच, वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, नेशनल कैडेट कोर्स फॉर स्पेशल एंट्री स्कीम और आपकी सर्विस एंट्री आर डायरेक्टली थ्रू कंडक्टेड बाय रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इनके लिए इंडियन एयरफोर्स अलग से एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जो इंडियन एयरफोर्स होती है इसकी 3 मेन कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर आपकी अलग अलग सब कैटेगरीज आती हैं। अगर सबसे पहले बात करूं फ्लाइंग ब्रांच की, तो फ्लाइंग ब्रांच में आपका आता है फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर्स। सेकंड आता है आपका टेक्निकल ब्रांच, जिसमें आपकी आ जाती है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। और थर्ड आता है आपका ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी के अंदर आपके आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, अकाउंट का, लॉजिस्टिक्स का, एजुकेशन का और आपका मेट्रोलॉजी का। ये आपकी सब कैटेगरीज है। इन सब कैटेगरीज के लिए भी हर बार अलग अलग वैकेंसीज को निकाला जाता है। तो आई होप ये चीज़ें वो हैं जो आपको पता होना चाहिए था, नहीं तो हम हमेशा ये सोचते थे कि इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसीज निकल रही हैं उसको फिलअप कर देते हैं। बट इसके अंदर भी ये जो मैंने आपको सब कैटेगरीज बनाई हैं, इनके अंदर भी अलग अलग वैकेंसीज को टाइम टू टाइम निकाला जाता है। तो आपको जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। अगर आपको इनके लिए कि इसको अप्लाई करने के लिए, इन कैटेगरीज में अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट होती है, इसके लिए पर्टिकुलर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा। तो इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आइडियाज़ और शेयर करें। बात करते हैं नेक्स्ट इंडियन नेवी की। ए जॉब इन इंडियन नेवी ऑफर्स यू ए चांस टू एक्सप्लोर यूर ट्रू पोटेंशियल एज ए प्रोफेशनल। और इंडियन नेवी आपको आपकी रेगुलर सैलरी से बहुत कुछ ज़्यादा जाता है। इनफैक्ट अगर द एक्सपीरियंस यू गेट इन द इंडियन नेवी हेल्प्स यू टू चेंज योर फ्यूचर विद वेरी आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट और अनपैरेलल्ड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो इसलिए आपको एक बहुत बड़ा वाइड एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हो। तो इंडियन नेवी की अगर मैं आपकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इंडियन नेवी में आपकी डिफरेंट ब्रांचेज आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। एज एन ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच यू हैव टू एग्जीक्यूट कमांड शिप्स, सबमरीन्स और जो आपकी एयरक्राफ्ट होते हैं वो आपके इसके अंडर आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका इन पर्टिकुलर किसी के अंदर भी आपका स्पेशलाइज हो सकता है। मेनली गनरी एंड मिसाइल, नेविगेशन एंड डायरेक्शन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, कम्युनिकेशन, पायलट, ऑब्जर्वर, सबमरीन और हाइड्रोलॉजी एंड डाइविंग। इन कैटेगरीज के अंदर किसी में से भी वो आपका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है वो आपका स्पेशलाइज हो सकता है। सेकंड आती है आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच की डिफरेंट कैटेगरीज जैसे आपको बताइए मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ आप इंडियन नेवी के अंदर आर्किटेक्ट ग्रेड ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड आती है हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। नेवल शिप फाइट इफेक्टिवली और उसके सारे के सारे इक्विपमेंट प्रॉपर काम करें हाई पीक एफिशिएंसी के टाइम पर, तो उसके ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के ऑफिसर्स की होती है। सो दैट्स वाई नेवी ऑफर्स एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इन इंडिया और अब्रॉड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए।
फोर्थ आती है हमारी एजुकेशनल ब्रांच। एजुकेशनल ब्रांच में साइंटिफिक, मैथोलॉजिकल, इंस्ट्रक्शंस और टेक्निकल जो आपके इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं एजुकेशनल ब्रांच के ऑफिसर्स के थ्रू। तो ये इसमें सब कैटेगरीज आती हैं इंडियन नेवीज के अंदर, जिसमें आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, बढ़ते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ। Indian Coast Guard officers is a happy life with a mix of many things such as hard work, professionalism, risk and adventure, visit of India and abroad। जो इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं तब मेनली दो कैटेगरीज की निकलती हैं, ऑफिसर एंट्री की और सेल एंट्री की, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की होती हैं। इसके बाद बात करते हैं जो हमारी फिफ्थ कैटेगरीज आती है मेनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है ये मेनली आती है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के अंतर्गत। इसके भी अंदर हमारे पास सब ब्रांचेज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका मेन पर्पस होता है बॉर्डर गार्डिंग को फोर्स करना है। जो इंडिया की सीमाएं होती है वहाँ पर जो हमारी फोर्स होती है सबसे पहले जो टेक ओवर करती है चीज़ों को, वो हमारी BSF ही होती है। सेकंड आती है हमारी CISF, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मेन पर्पस क्या होता है कि जैसे कि इंडिया के अंदर कहीं आपका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी जो पावर प्लांट्स होते हैं उसके लिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए, स्पेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स को यूज़ किया जाता है वो हमारी CISF होती है। नेक्स्ट आती है हमारी CRPF, जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो अपने इंडिया के इंटरनल फैक्ट्स होते हैं या लॉ होते हैं या जो ऑर्डर होता है उसको मेंटेन के लिए किया जाता है हमारा इस्तेमाल CRPF को। उसके बाद आती है हमारी ITBP, जिसको बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये आपकी एक हाईली स्किल्ड बॉर्डर पुलिस है, जिसका मेन काम होता है माउंटेन्स के थ्रू अपने आप को काम करना, जो माउंटेन्स पर पीक हाइट्स होती हैं वहाँ पर प्रोटेक्ट करना देश को। नेक्स्ट आती है हमारी SSB, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। इसका भी मेन पर्पस क्या होता है कि बॉर्डर को गार्ड करना, जो हमारी सीमाएं होती है उसकी रक्षा करना। ये डायरेक्ट अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसके बाद आती है हमारी असम राइफल्स, जिसमें आपने अभी सुना है कि असम राइफल्स के अंदर वुमेन्स को भी डिप्लॉय किया गया है सीमाओं के अंदर, तो ये भी आपने जरूर सुना होगा। तो जो असम राइफल्स होती है ये आपकी एक पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन है विद 46 बटालियंस के अंदर, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है कमांड एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रूल रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और लास्ट बट नॉट लिस्ट आती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम आपने 26/11 के अंदर भी सुना होगा कि जब 26/11 का देश पे हमला हुआ था तो वहाँ सबसे पहले टेक ओवर किया था NSG ने, जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जो भी इंटरनल फैक्ट्स होते हैं, टेररिज्म अटैक्स होते हैं, वहाँ पर सबसे पहले टेक ओवर किया जाता है NSG का। तो आई होप ये हमारी वो में इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो हमारी डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आती हैं। तो आई होप मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं कि आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो बहुत वास्ट है। इसके अंदर बहुत सारी पर ईयर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक अब बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिले जाते हैं। और जो यहाँ पर हम चीज़ें सीखते हैं उसको हम आगे भी अपने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप ये जो सेशन है आपको आपके कैरियर को गाइड करने में, आपके कैरियर को मोटिवेट करने में और आपको एक सही पाथ चुनने में जरूर हेल्प करेगा। सो इस टाइप के अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए एज अगेन आई से कि आप हमारे दिल्ली कैरियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग लेटेस्ट डिफेंस एग्जाम अलर्ट्स और न्यूज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू, जय हिंद।